तो बेटा आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट पे वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। बेटा दिस इज एन अदर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की हमने इससे पहले दो एप्लीकेशन पढ़ी हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर। देन हमने गॉसेस लॉ को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये भी गॉसेस लॉ की ही एप्लीकेशन है कि दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव, जस्ट लाइक अ कैपेसिटर। उन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा क्योंकि इसमें गॉसेस लॉ अप्लाई होता है और वी नो दैट गॉसेस लॉ क्या है। गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1 over epsilon naught times the total amount of charge enclosed by the surface। कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल है 1 over epsilon naught मल्टीप्लाई बाई उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। तो बेटा ये गॉसेस लॉ हम पहले पढ़ रहे हैं, आज मैंने इसे कहा कि दोबारा से आप रिव्यू करेंगे, इसलिए मैंने इसकी दोबारा से यहाँ पे डेफिनेशन लिखी। और बेटा हमें ये भी पता है गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक इमेजिनरी सरफेस की जरूरत पड़ती है, और इस इमेजिनरी सरफेस क्लोज सरफेस होती है, उसे हम गाजियन सरफेस कहते हैं। और गाजियन सरफेस, यहाँ पे गाजियन सरफेस लिखा है मैंने जल्दी में, तो बट इट्स गाजियन सरफेस, उसे हम गाजियन सरफेस कहते हैं। बेटा गाजियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि मैंने कल बताई थी, गाजियन सरफेस क्लोज सरफेस होनी चाहिए। एंड जो गाजियन सरफेस होगी बेटा, इसके ऊपर वो पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और ये जो गाजियन सरफेस है इट शुड इंक्लूड ऑल द सिमेट्रिकल पॉइंट्स, जितने भी सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं उन तमाम को इसे इंक्लूड करना चाहिए। इसे पिछले लेक्चर में मैं इसे बता चुका। इसके बाद बेटा हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। तो बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको किताब से हट के और थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी बताना चाहूँगा जो कि हमें फ़ायदा देती हैं। बेटा चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ लिहाज से होती है। फर्ज किया एक लाइन के ऊपर चार्ज आया, यानी एक लाइन है इसके ऊपर अगर चार्ज है तो उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सरफेस है मींस उसकी जस्ट लाइक अ पेज, लंबाई और चौड़ाई है, 2 डायमेंशनल है उसे, तो हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर एक वॉल्यूम है जस्ट लाइक एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर उसकी सरफेस पे नहीं, वो स्फीयर के अंदर जितना भी स्फीयर है अगर वो सारे के सारे चार्ज से भर देंगे, हम कहेंगे कि ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितनी तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई? 3 तरह की, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, और जिसे हम कहते हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लिखी है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के, यूनिट एरिया में कितना चार्ज, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो मींस एक जैसे एरिया में एक जैसा चार्ज हो, किसी भी जगह पे आप एरिया ले लें 1 मीटर स्क्वायर, जस्ट लाइक हमने कल एक शीट देखी थी, एक इनफाइनाइट शीट थी उस चार्ज की, अगर हम उसका कहीं पे भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लें उसमें एक जैसा ही चार्ज हो, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटा सिग्मा कांस्टेंट होता है। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, और सिग्मा को कहते क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरह बेटा अगर ये लाइन के ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जस्ट लाइक ये एक लाइन है, इसके ऊपर चार्ज, ये कोई प्लेट नहीं है, इसकी लंबाई है चौड़ाई नहीं है, एक लाइन है, तो लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को बेटा हम लैम्डा से लिखते हैं, इसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ।
क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किसके लिए था, ये एक सरफेस के लिए था, सरफेस में लंबाई और चौड़ाई होती है। और इसके ऊपर जो चार्ज ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम क्या लेते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम क्या लेंगे, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। और जो थर्ड किस्म की चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, फर्ज किया कि हमारे पास एक स्फीयर है, यहाँ पे सर्कल नजर आ रहा है बट ये सर्कल नहीं है, फर्ज करेंगे ये स्फीयर जस्ट लाइक अ बॉल, इसके अंदर हमने चार्जेस को भर दिया है, इसे मैं कहूँगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहूँगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह ये क्या थी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या थी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, इसे रो से लिखते हैं, इसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो तो सिग्मा कांस्टेंट होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हो तो लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये कांस्टेंट होगा। और अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो फिर बेटा सिग्मा गैमा कांस्टेंट होगा, सॉरी रो कांस्टेंट होगा। बेटा these are the three charge densities, surface charge density, linear charge density and volume charge density। लेकिन जो हमारे काम की चीज है that is the surface charge density, जो हम इससे पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर पे आते हैं। बेटा आज का हमारा लेक्चर है कि हमने फाइंड आउट करनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। बेटा आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपकी बुक से फिगर ली गई है, फिगर है 12.19, आप इसे देख भी सकते हैं। बेटा ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ये मेटल की प्लेट है और ये मेटल की प्लेट है, ये लाइन नहीं है बेटा, इट इज प्लेट। इस प्लेट को अगर हम बनाना चाहें तो आप कुछ इस तरह भी बना सकते हैं, अब ज्यादा आसानी से समझने के लिए, सॉरी, इसे ज्यादा आसानी से समझने के लिए हम इसे इस तरह भी बना सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है। ज्यादा आसानी के लिए हम ऐसे बना सकते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक जैसा। अगर चार्ज प्लेट्स के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कहेंगे उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। बेटा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसा कि ये पॉइंट है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, जब हम लोग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात करते थे तो हम चार्ज उसके प्लेट की दोनों साइडों पे एक पॉइंट लेते थे और हम कहते थे ये दोनों सिमेट्रिकल पॉइंट है और यहाँ पे एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा। लेकिन मौजूदा केस में ऐसा नहीं है। मौजूदा केस में ये है कि एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट पड़ी है, एक पे नेगेटिव प्लेट पड़ी है। ये पॉजिटिव प्लेट भी बेटा अंदर वाली साइड पे आएगा, यानी ये प्लेट है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव जो चार्ज है वो बाहर वाली सरफेस पे नहीं होगा, अंदर वाली पे होगा। इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर वाली सरफेस पे नहीं होगा, अंदर वाली सरफेस पे होगा। तो उन दो सरफेस पे होगा जिससे ये जो एक दूसरे के फेस की तरफ है, यानी जो पॉजिटिव की भी अंदर वाली, यानी इस प्लेट की भी अंदर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट की भी अंदर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। लिहाजा जो तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट से स्टार्ट होगी और नेगेटिव प्लेट पे जाकर खत्म होगी। और ये सारी फील्ड जो है इनसाइड जो है वो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होंगी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी कि दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में कैसे होती है, किनारों पे जाकर वो थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है और अंदर वो यूनिफॉर्म रहती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं और इस स्पेस में मींस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब ये इनफाइनाइट, दोनों शीट्स इनफाइनाइट थी, यानी लामहदूद थी, बहुत बड़ी थी। हमने उनका फाइनाइट पोर्शन कट करके यहाँ पे लगाया, तो फाइनाइट पोर्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि हम किनारों पे तो इसे काट ही नहीं रहे, अगर वो किनारों पे होता तो नॉन यूनिफॉर्म। अब बेटा इसके अंदर ये कोई पॉइंट बी है, इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की जाए। बेटा डेफिनेटली मुझे गाज़ेस लॉ लगाना है
और अगर मैं गॉसियन लॉ लगाना चाहता हूँ तो मुझे गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है। और बेटा अगर मैं गॉसियन सरफेस को इमेजिन करता हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वो गॉसियन सरफेस कैसी होगी। पहले तो याद रखिएगा, ना तो सर्कल गॉसियन सरफेस हो सकता है, ना रेक्टेंगल गॉसियन सरफेस हो सकती है, ना ट्रायंगल गॉसियन सरफेस हो सकती है। ये कोई क्लोज सरफेस नहीं है, ये क्लोज्ड लाइंस है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, हो सकता है या तो एक सफेद गॉसियन सरफेस हो सकता है, या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी बॉक्स जिसकी 6 साइडें होती हैं, साइडों वाली, ऊपर नीचे आगे पीछे, या एक क्यूबिकल बॉक्स। ये इस तरह की क्लोज सरफेस जो है वो गॉसियन सरफेस हो सकती है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम किस तरह की गॉसियन सरफेस लेंगे और उसके ऊपर हम जो चार्ज की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा इसके लिए हम गॉसियन सरफेस ली हमने, मैंने ये बुक से फिगर ली आप लोगों के लिए। लेट्स सपोज ये जो ऊपर है ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है जो कि उधर लेफ्ट पे थी, ये जो नीचे है नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब बेटा मुझे यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है ताकि जिससे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले सकूं और गॉसियन लॉ अप्लाई कर सकूं। बेटा गॉसियन सरफेस के लिए हम एक यहाँ पर क्यूबिकल बॉक्स कंसीडर करेंगे क्यूबिकल बॉक्स, हॉलो बॉक्स। हॉलो क्यूबिकल बॉक्स ये हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे बेटा। तो हॉलो क्यूबिकल बॉक्स जो है तो हॉलो क्यूबिकल बॉक्स जो है ये किस तरह का होगा बेटा। मुझे यहाँ पर ये मैंने गॉसियन सरफेस इमेजिन की हुई है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो गॉसियन सरफेस है बेटा ये मुझे रेक्टेंगल की फॉर्म में नजर आ रही है, बट ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है। ये जो बॉक्स है ना बेटा ये इसकी 6 साइडें होंगी, लेकिन वो सारी साइडें मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता। 4 साइडें तो हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब इसकी एक आगे वाली साइड है और एक पीछे वाली साइड है, वो दोनों साइडें मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे रेक्टेंगल नजर आ रहा है बेटा। लेकिन मैं अगेन कहूंगा इट इज अ हॉलो क्यूबिकल बॉक्स, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर हमने इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो अब देखिए कि यहाँ पर वो पॉइंट पी है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और इसे हमने कुछ इस तरह लिया कि इस बॉक्स का जो अपर साइड है वो इस पॉजिटिव प्लेट का कुछ हिस्सा कट करता है। ये पॉजिटिव प्लेट है, इसने इस पॉजिटिव प्लेट का कुछ हिस्सा कट किया। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मैं देख सकता हूँ कि ये जो पॉजिटिव प्लेट, ये जो मैंने बॉक्स लिया, इस बॉक्स में ये वाली जो टॉप वाली साइड है इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को नहीं जा रही, क्योंकि सारी की सारी फील्ड लाइंस तो नीचे को आ रही हैं, लिहाजा टॉप साइड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। जब हम साइडों की बात करेंगे इस साइड पे और इस साइड पे, तो आप देखिए कि इस साइड पर नॉर्मल टू दी एरिया इधर को है, इस साइड पे नॉर्मल टू दी एरिया इधर को है। नॉर्मल टू दी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान यहाँ पे भी एंगल 90 है और यहाँ पे भी एंगल 90 है, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा या ई ए कॉस 90 0 होता है। लिहाजा इस साइड से भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा, इधर से भी नहीं कर रहा, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। इस तरह जो फेस सामने वाला फेस होगा उधर से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, उसका भी नॉर्मल टू दी एरिया परपेंडिकुलर होगा, और जो बैक वाली फेस है उससे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। तो लिहाजा 6 सर्फेसिस में से 4 सर्फेसिस 5 सर्फेसिस ऐसी हैं जिनमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही। वो कौन कौन सी सर्फेस है? एक ये ऊपर वाली सर्फेस, एक ये साइड वाली सर्फेस, ये दूसरी साइड वाली सर्फेस, 3 हो गई, एक सामने वाली और एक बैक वाली। These are the 5 surfaces in which no electric flux is being passed. कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे पास नहीं कर रहा। सिर्फ एक सरफेस रह जाती है और वो कौन सी है? ये वाली, इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। अब इसका एरिया अगर मैं ले लूं इस सरफेस का, ये सरफेस है, ये लोअर सरफेस और अपर सरफेस का एरिया सेम होगा ना बेटा।
अगर मैं इसका एरिया ले लूं ए, इतना ही एरिया ये इसकी अपर सरफेस जो है वो कट कर रही है, इस प्लेट का एरिया ए कट कर रही है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर गॉसेस लॉ लगाता हूँ, देखिए गॉसेस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ फाई ई, वो किसकी इक्वल है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम मल्टीप्लाई बाई चार्ज। और मुझे पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बेटा मैंने कितना एरिया काटा ए, इस ए एरिया के अंदर कितना चार्ज होगा, तो मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को जितना भी एरिया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई सिग्मा ए। दिस इज द गॉसेस लॉ। किससे वैल्यू निकली? गॉसेस लॉ से वैल्यू ये वाली मैं डिटरमिन कर रहा हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू वैसे फाइंड आउट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है? E डॉट ए, देयर आर 6 सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फार्मूला क्या है? E डॉट ए एंड देयर आर 6 सरफेसेस। तो 6 सरफेसेस से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है। तो मुझे पता चला कि 5 सरफेसेस से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, अपर वाली सरफेस से भी जीरो है, साइड वाली सरफेस से भी जीरो है, जो सामने वाली सरफेस है उससे भी जीरो और बैक वाली सरफेस से भी जीरो है, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर ही नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ ये वाली सरफेस सामने वाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल टू दी एरिया, मैं इसे अलग से नीचे वाली सरफेस को अलग से बनाता हूँ, ये नीचे वाला फेस है। अगर बेटा इसका मैं नॉर्मल टू दी एरिया लूँ तो वो नीचे को आएगा इधर, और अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की डायरेक्शन देखो वो भी इधर को है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो नॉर्मल टू दी एरिया है जिसे आप